कल दोपहर का वक्त था, मैं ऑफिस में था, अचानक एक फ़ोन आया और फ़ोन पे जो सामने शख्स था उसने कहा कि दिल्ली में हूँ और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है और आपसे मिलना है। अब वक्त कम, एक तो ट्रैफिक, हालांकि उस वक्त नसीब अच्छा था, दोपहर का वक्त था, 3:30-4 बज रहे होंगे। तो मैंने कहा पहुँचता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस सिलसिले में मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा था कुछ देना है। इसके बाद मैं भागा, कैमरामैन विनोद शिकारपुरी ड्राइव कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था, और उसके बाद उनसे दिल्ली के एक सर्किल पर मिला, फिर गाड़ी में बैठा और अगले करीब 1-1.25 घंटे तक उनसे बात की। इस दौरान गाड़ी चलती रही और वो उनको एयरपोर्ट जाना था, वहाँ से निकलना था, उनकी फ़्लाइट थी। तो ये हुआ कि रास्ते में ही बात करते हुए चलेंगे, पूरे रास्ते बात करते हुए गया, कुछ प्रूफ दिए, कुछ सबूत दिए। उसके बाद मैं लौट आया। फिर मैंने वो, चूँकि बहुत सारी चीज़ें थी उसको पढ़ना शुरू किया और आज वही कहानी आपके सामने रखूँगा। 2 अक्टूबर 2021 शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई में एक टिप ऑफ पे गिरफ्तार किया गया, साथ में और 8 लोगों को, और इसके बाद करीब 28 दिन तक आर्यन खान जेल में रहा। अब सवाल यह है कि आर्यन खान को 28 दिनों तक जेल में जो रखा गया, यह अनजाने में हुआ, कोर्ट की वजह से हुआ, या फिर कुछ टॉप ऑफिशियल और टॉप अफसर थे एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनकी वजह से हुआ। तो आज मैं जो कुछ कहूँगा ये नहीं कहूँगा कि ऐसा सुना, ऐसा कहा, हवा में कहा। 2 अक्टूबर की रात से लेकर अगले 8-9 बल्कि 10-11 अक्टूबर तक एनसीबी के 5 बड़े अफसरों के बीच व्हाट्सएप चैट चल रहा था इसे आर्यन केस को लेकर। बाकी 8 के बारे में उस चैट में कहीं जिक्र नहीं है कि कौन और क्या है, सिर्फ आर्यन खान को लेकर। और व्हाट्सएप चैट एक बहुत पुख्ता सबूत है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अगले 3-4-5 दिन तक हुआ क्या था, और उसी व्हाट्सएप चैट में पूरी कहानी है। तो व्हाट्सएप चैट इस वक्त मेरे पास है, कुछ हिस्सा पेपर में है, और वही कहानी अब आपको उस चैट्स के थ्रू आपको सुनाऊंगा कि आखिर जिस मामले में आर्यन खान को शायद जितने भी एक्सपर्ट्स हैं नारकोटिक्स के, एनडीपीएस एक्ट के, उनका कहना है 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाना चाहिए, वो 28 दिनों तक एनसीबी की हिरासत या फिर ऑर्थर रोड जेल में क्यों रहा। तो क्यों रहा, अगर इसको एक लाइन में समाप्त करूं तो उसकी एक वजह है कि जैसे ही एनसीबी के टॉप अफसरों को पता चला कि पकड़े जाने वालों में से एक का नाम आर्यन खान है और उसके बाप का नाम शाहरुख खान है, तो उन्हें लगा एक बड़ी मछली उनके जाल में फंस गई और अब इस मछली को जाल से निकालने की कीमत वसूलेंगे, और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। बॉलीवुड स्कैंडल की बात, अब बॉलीवुड की इस कहानी के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। 2 अक्टूबर की रात को जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से 5 मोबाइल लगातार ऑन थे, और उन 5 मोबाइल पे कभी व्हाट्सएप कॉल चल रहा है, कभी वीडियो कॉल चल रहा है, और कभी व्हाट्सएप चैट चल रहा है, नॉर्मल कॉल नहीं हो रहा है। अब ये 5 लोग कौन थे? इनमें से एक जो सेंटर में थे, जिन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया, जिन्हें उस वक्त सिंघम कहा गया था, अब वो विलन है, समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े। अब जो बाकी के इनके अलावा 4 नाम हैं, वो चारों समीर वानखेड़े के बॉस हैं, और वो चारों लगातार पूरी रात और अगले दिन हर छोटी बड़ी चीज़, जानकारी समीर वानखेड़े से ले रहे हैं। बाकी के वो 4 कौन थे? उनमें से एक जिनका नाम है मुथा अशोक जैन, ये कायदे से उस वक्त 2021 में अक्टूबर में मुथा अशोक जैन एक आईपीएस अफसर हैं, ये समीर वानखेड़े के डायरेक्ट बॉस हुआ करते थे। लेकिन इत्तेफाक से आर्यन की गिरफ्तारी से पहले मुथा अशोक जैन पर्सनल वजह से छुट्टी पर चले गए। तो जब वो छुट्टी पर चले गए तो उनकी जगह पे एक टेम्पररी जो बॉस बना, वो बने ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। तो मुथा अशोक जैन इस वक्त वाराणसी के पुलिस कमिश्नर हैं, उस वक्त एनसीबी में थे, तो ये डायरेक्ट बॉस थे समीर वानखेड़े के, लेकिन छुट्टी पे थे। तो छुट्टी की वजह से एक दूसरे अफसर की तैनाती की गई जो समीर वानखेड़े को गाइड करेंगे, उनका नाम ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। तो ये टेम्पररी बॉस थे। तो 2 हो गए। पहला बॉस मुथा अशोक जैन, हालांकि छुट्टी पे उनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए था उस वक्त, कायदे से सर्विस में कहा जाता अगर आप छुट्टी पे हैं तो फिर ऑफिशियल काम नहीं करेंगे आप, और कम से कम ऐसे केसेस में तो बिल्कुल दखल नहीं देंगे, लेकिन वो आगे आपको बताऊंगा। ज्ञानेश्वर कुमार सिंह दूसरे बॉस बने उनकी जगह पर। इसके अलावा तीसरे जो थे उनका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ऑल इंडिया ऑपरेशनल हेड है, उस वक्त हेड थे। तो ये तीसरे अफसर हो गए, और ये सभी समीर वानखेड़े से बहुत ऊपर है।
और चौथे एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो बॉस एसएन प्रधान। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी डायरेक्टर जनरल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑल इंडिया ऑपरेशनल हेड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समीर वानखेड़े के उस वक्त के डायरेक्ट बॉस और उस वक्त समीर वानखेड़े के एक वो बॉस जो छुट्टी पर थे, ये 5 लोग लगातार फोन पर और इनकी तमाम बातें और मैसेजेस चल रहे हैं। और वही मैसेजेस अब पास है मेरे। अब मैसेज ऑफिशियल काम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उस मैसेज में ऐसी क्या खास बात है? तो एक मैसेज जो सबसे पहले आपको बताता हूं, जब ये गिरफ्तारी हुई, उसका सुगबगाहट हुई, तो ज्ञानेश्वर कुमार सिंह समीर वानखेड़े को मैसेज भेजते हैं और पूछते हैं कि ये जो क्रूज से कुछ ड्रग्स मामलों में लड़कों को पकड़ा है, इनमें कोई हॉलीवुड के एक्टर यानी कि बॉलीवुड के एक्टर का भी बेटा है? ये सीधा पूछा जा रहा है। बताया गया हाँ वो भी है। अब इसके बाद गिरफ्तारी शो कर दी। वो कह रहे हैं अभी इतनी जल्दी क्या, अभी तो अरेस्ट मोमो बनेगा, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब उधर डीजी साहब को भी इंफॉर्मेशन दे दी गई। इधर जो छुट्टी पे हैं मुथा अशोक जैन, वो भी अब जाग चुके हैं, क्योंकि हर एक को ये था कि अब आर्यन खान गिरफ्त में आया एनसीबी के, बड़ा मामला है, बड़ी मछली है। अब ये सारी चीजें हो रही हैं। अब क्या हुआ, आर्यन खान को रात को रखा गया, उसके बाद उसके पास से प्रदर्शन से कोई ड्रग्स मिला नहीं था। अरबाज जो है उसका दोस्त, उसके पास से मिला था। समीर वानखेड़े को ये पता था कि बहुत ज़्यादा दिनों तक अदालत में इसको रोक नहीं पाएंगे और आर्यन को जुडिशल कस्टडी और फिर बेल आसानी से मिल जाएगी 24 घंटे में। और इसीलिए पहले दिन यानी 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया सुबह, और 1 दिन की सिर्फ पुलिस हिरासत मांगी, क्योंकि इतना बड़ा केस नहीं था, बहुत छोटा सा केस था। 1 दिन की पुलिस हिरासत अदालत ने दे दी। उसे 1 दिन में पूछताछ की। 1 दिन के पूछताछ के बाद अब 4 तारीख आने वाला, 2 का अरेस्ट हुआ, 3 को पेशी हुई और 4 को पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। 4 तारीख की सुबह समीर वानखेड़े ने अपने वकील के साथ प्लान बनाया और उसमें यह था कि आज कोर्ट में जब पेश करेंगे तो अब आर्यन खान की पुलिस कस्टडी नहीं मांगेंगे, जितनी पूछताछ होनी थी हो गई, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। यानी अगर एनसीबी नहीं मांगी और वो जुडिशियल कस्टडी में गया तो हाथों हाथ फिर बेल। तो 4 अक्टूबर को ही आर्यन खान को बाहर आ जाना था जमानत पर। अब ये सारी बातें समीर वानखेड़े ने अपने सीनियर अफसरों को तमाम व्हाट्सएप मैसेज में भेजा कि आज इन लोगों को हम पहले मेडिकल के लिए ले जाएंगे, मेडिकल के बाद कोर्ट में ले जाएंगे और कोर्ट में ले जाने के बाद हम इन लोगों की जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे, मतलब हम पुलिस रिमांड नहीं मांगेंगे। अब इसके बाद ये कोर्ट पहुंच गया, सुबह करीब 11 बजे का वक्त होगा। कोर्ट में जाने के बाद अब अचानक समीर वानखेड़े के मोबाइल पर इनके वो बॉस जो उस वक्त छुट्टी पे कायदे से जिनका कोई दखल नहीं होना चाहिए, यानी कि मुथा अशोक जैन, उनके कॉल आने शुरू होते हैं। कोर्ट के अंदर है, शायद भीड़ है, फोन नहीं उठा रहे हैं या सिग्नल कमजोर है। 6 मिस कॉल, एक वीडियो कॉल, अब इसके बाद उसमें एक फिर मैसेज, पुलिस कॉल। अब जब ये सब हुआ तो इसके बाद शायद मैसेज किया वापस समीर वानखेड़े ने, तो उधर से अचानक मुथा अशोक जैन का व्हाट्सएप मैसेज आता है और वो ये है कि एसपीपी यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है और एक और का नाम था, इन दोनों से कहो कि ये बिल्कुल पूरी जान लगाकर केस को आज लड़ें, जिरह करें, पैरवी करें और किसी भी कीमत पर आर्यन खान को जुडिशियल कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए, उसकी पुलिस कस्टडी लो। अब ये सुनकर जो पूरी टीम है एनसीबी की जिसने अरेस्ट किया, उसने कहा ये क्या, क्योंकि पेपर उस वक्त तैयार हो गया और मुझे आज भी याद है जब 4 अक्टूबर को आर्यन को पेश किया गया था तो हर मीडिया में वहाँ के जो रिपोर्टर खड़े हुए थे हमारे मुंबई ब्यूरो के भी, उनका यही था क्योंकि रिमांड लेटर पहले से तैयार होता, ड्राफ्ट होता, उसमें लिखा होता, तो उसमें लिखा हुआ था कि एनसीबी आज इसकी पुलिस कस्टडी नहीं मांगेगी, जेसी में भेज देंगे, यानी जुडिशियल कस्टडी में जेल चला जाएगा और उसका बेल का हकदार होगा। पुलिस कस्टडी में बेल नहीं मिलती। तो अब सभी रिपोर्टरों को भी मालूम, उनके उस ड्राफ्ट में भी लिखा हुआ है। अब अचानक ये मैसेज आ रहा है एक सीनियर अफसर का समीर वानखेड़े के, और वो कह रहा है कि किसी भी कीमत पे इसकी रिमांड लो और पुलिस कस्टडी में ही रखो। अब ये अचानक हुक्म था तो फौरन पैंतरा बदला टीम ने एनसीबी की, फिर वकील को बताया गया। अब वकील ने फिर वहाँ पे एक नया दांवपेच खेला कि मोबाइल से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ड्रग्स तस्करी का भी मामला बनता है, तो उसके लिए हमें और वक्त चाहिए। और खैर अदालत ने आर्यन खान और उसके साथ के बाकी लोगों को पुलिस कस्टडी में फिर से भेज दिया। अब यहाँ एनसीबी की टीम को ये था कि जिस केस में 1 दिन से ज़्यादा की रिमांड की ज़रूरत नहीं थी, अचानक पुलिस कस्टडी में क्यों? अब जो चीज़ मैसेज में नहीं है वो आपको बताता हूँ। उसमें यह कि 1-2 अफसर ने एनसीबी की उस वक्त की टीम को मुंबई में कहा कि कम से कम 25 दिन 1 महीना तक इसको जेल में रखो।
अब क्यों रखो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंदाज़ा अगर लगा सकते हैं आप तजुर्बे से, तो ये है कि एक बड़ी मछली है, जितना लंबा रखोगे कीमत उतनी बढ़ेगी, क्योंकि आप जितना तरसाओगे उतनी ही ज़्यादा सामने वाला रेट बढ़ाएगा। तो अब ये बात हो गई। दूसरे जो सीन तमाम व्हाट्सएप चैट पे है, अच्छा वो जो कहा गया कि इसकी रिमांड मांगो, जेल नहीं जाना चाहिए, उसे बाकायदा व्हाट्सएप चैट में नीचे लिखा है कि उसका नहीं, मतलब मुथा अशोक जैन का नहीं, बल्कि ये डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एसएन प्रधान का इंस्ट्रक्शन है, ये व्हाट्सएप चैट में लिखा हुआ है। तो अब डीजी साहब क्यों चाह रहे थे कि आर्यन खान की जुडिशियल कस्टडी ना हो, वो एनसीबी की यानी कि उनकी अपनी कस्टडी में हो, ऐन वक्त पर, जबकि जो टीम उससे पूछताछ कर रही है उसने कहा था कि अब हम इसको अपनी कस्टडी में नहीं रखेंगे। तो यहां से अब ये सारे शक और सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन सारे अफसरों की जो बातचीत है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कभी हो सकता है बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे आप लोगों के हाथ में भी सोशल मीडिया के थ्रू ये तमाम व्हाट्सएप चैट आ जाएंगे, बड़ी हैरानी होती है कि एक 6 ग्राम 8 ग्राम गांजा के साथ जो 8 लड़के पकड़े गए, मतलब ये देश में ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आपको सच बताऊं अपने हिसाब से तो न्यूज़ चैनल पर तो ये टिकर पे भी ना चले ऐसी खबर कि 10 ग्राम या 20 ग्राम गांजे के साथ कोई पकड़ा गया, ये है ही नहीं चलने लायक खबर। लेकिन ऐसी जिसमें 8 ग्राम सिर्फ ड्रग्स पकड़ाया है एक के पास से, और उन 8 में से एक बड़े बाप का बेटा है, मशहूर बाप का बेटा है। आप बाकी छोड़ दीजिए, सिर्फ फ़ोन और उस व्हाट्सएप मैसेज के रिकॉर्ड बताते हैं कि जो एनसीबी के उस वक्त के 5 बड़े टॉप बॉस थे, चाहे समीर वानखेड़े, चाहे मुथा अशोक जैन, चाहे ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, चाहे संजय सिंह और चाहे एनसीबी के बॉस एसएन प्रधान, अगले 3-4 दिनों तक मुझे लगता है कि शायद लोग सोए भी नहीं थे। देर रात तक चैट, देर रात तक बातचीत। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मामूली से केस में, और डायरेक्टर साहब दिल्ली बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया ऑपरेशनल हेड भी दिल्ली में होते हैं, तो मुंबई में एक छोटे से मामूली केस के लिए पूरा दिल्ली अलर्ट पे है, दिल्ली से ये हुक्म जा रहे हैं, वहाँ उसकी कस्टडी हो ना हो, इन सब चीज़ों की प्लानिंग हो रही है। तो आखिर इसके पीछे का राज क्या था? अब आप पूछेंगे क्या है, तो चलिए अब आपको असली खबर इसके पीछे की बताता हूँ। मैंने एक दिन कहानी सुनाई थी कि 12 मई को सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान की फैमिली से मांगने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज किया। 15 तारीख को बुलाया, 15 तारीख को समीर वानखेड़े गए नहीं वहाँ। दूसरी तारीख दी गई 18, जो आज है। अब यह था कि 18 को गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी हो सकती है और शायद होगी भी। तो अब समीर वानखेड़े 15 को तो नहीं पहुंचे, 18 को उनको डर था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, तो पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने क्रिमिनल पिटीशन दाखिल कर दी। क्रिमिनल पिटीशन किसके खिलाफ? अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ। और उसमें जो सबसे बड़ा मोहरा है, जो सबसे बड़ा जिसको मतलब नामजद किया है, वो है उस वक्त के उनके डायरेक्ट बॉस आर्यन खान केस के ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, उनका नाम है इस क्रिमिनल चार्जशीट में। और उसी चार्जशीट के साथ उन्होंने कोर्ट में वो सारे व्हाट्सएप चैट अपने तमाम बॉसेस के जो आर्यन खान केस के दौरान हुए वो पेश कर दिए, वो रख दिए। और उसमें ये सारी बातचीत है और उसमें ये दिखा रहा है कि कैसे उस 2 अक्टूबर की रात से लेकर अगले जब तक वो एनसीबी की हिरासत में रहा तब तक कैसे लगातार फ़ोन बज रहे हैं, कैसे व्हाट्सएप चैट चल रहा है, कैसे एक एक छोटी छोटी प्लानिंग हो रही है। ये तक व्हाट्सएप चैट में पूछा जा रहा है कि मुंबई से कि तुम्हारे पास कुछ विजुअल हो आर्यन खान की है तो फ़ौरन भेजो। ये पूछा जा रहा है कि क्या हम मीडिया में इसको शेयर कर दें। ये बताया जा रहा है कि देखो एसआरके और उनकी टीम की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड कर रहा है। फिर ये भी बताया जा रहा है कि एनसीबी के अपनी जो है वो नंबर 2 पे ऑल इंडिया ट्रेंड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक एक चैनल में क्या खबर चल रही है वो भी उस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बताया जा रहा है कि अभी ये हो रहा है। नवाब मलिक जब इल्ज़ाम सारे लगा तब भी था कि नवाब मलिक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, ये बोलेगा, ये भी बताया जा रहा है। तो सवाल है कि एक छोटे से मामले में, एक छोटे से केस में इतनी ज़्यादा मतलब एक्टिवनेस और पूरे बड़े बड़े टॉप बॉक्स लगे हुए हैं। और यहीं पे एक सवाल उठता है कि आज तक कम से कम इतने सालों में, जब से एनसीबी का अब तो खैर नाम सुनने को मिल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद वरना कोई जानता भी नहीं था, किसी बड़ी मछली को एनसीबी ने पकड़ा और आपने नाम सुना। अभी हाल में ही था कि कितने हजार करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ाया। इससे पहले अडानी पोर्ट पे पकड़ाया था, इससे पहले कई बार हजार करोड़ों के भी ड्रग्स मिले हैं। लेकिन उन ड्रग्स का इंडिया में मालिक कौन है जिसके पास, मतलब अभी तो जो लेटेस्ट था वो शायद था कि
14,000 या 30,000 करोड़ रुपीस का ड्रग्स पकड़ाया, 2-3 दिन पुरानी बात है, और नेवी ने पकड़ा है। अब ये सोचिए कि मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूँ फिगर, लेकिन अगर वो 14,000 करोड़ भी है, 14,000 करोड़, तो 14,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स इंडिया में भेजने वाला, और उसको कोई तो रिसीव करेगा, उसकी हैसियत क्या होगी, वो कितना बड़ा आदमी होगा। तो ऐसे किसी बड़े आदमी को तो आज तक मुझे तो कोई एक बड़ा नाम याद नहीं आता कि एनसीबी ने पकड़ा। जितने भी छोटे मोटे पेडलर होते हैं ड्रग्स, जो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम बेचते हैं, उनको उठा लेते हैं, फिर जब हम उनके बारे में खबर बताते हैं तब तक वो बेल आउट भी हो जाते हैं। लेकिन बड़े आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? इस केस से यही अंदाजा होता है कि ऐसी चीज़ों में आमतौर पर एनसीबी एक तरह से देखती है कि सामने वाला कितनी बड़ी मछली आया हाथ में, इसको अब जाल से निकालना है, उसकी कीमत तय करो। और 25 करोड़ की जो सौदेबाजी की बात है वो पहली आ चुकी है, उसी के ऊपर सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज किया है। अब उस 25 करोड़ की सौदेबाजी में कौन कौन फंसता है ये उस एफआईआर के बाद है। 22 तारीख तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। 22 के बाद क्या होगा? जो क्रॉस क्रिमिनल एफिडेविट दाखिल किया समीर वानखेड़े ने अपने ही एनसीबी के अफसरों के खिलाफ, उसका क्या होगा? तो कुल मिलाकर अगर पिक्चर को देखें तो ये है कि एनसीबी एक दूसरे के सारे राज बाहर कर देगी और सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, और साथ ही ये भी पता चलेगा कि 2 अक्टूबर को उस क्रूज के साथ जो लड़के पकड़े गए थे उनकी गिरफ्तारी के पीछे की असली साजिश, असली कहानी थी क्या, और कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे एक आम केस को इतना हाइप दिया गया, कैसे एक आम जिसको बेल आउट हो जाना चाहिए था 24-48 घंटे में, उसको 28 दिन तक जेल में रखा गया, दिल्ली से क्यों हुक्म जा रहा था, ये व्हाट्सअप चैट, ये सारी बातें बताएंगे सच। और ये व्हाट्सअप चैट दिल्ली हाईकोर्ट के सामने है इस वक्त, तो दिल्ली हाईकोर्ट भी इसको पढ़ेगी, और आने वाले वक्त में इंतजार कीजिए आप, इस केस में बड़ी सारी दिलचस्प चीज़ें भी सामने